एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो पढ़ाई है एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है आप सीडीपी की जो प्रैक्टिस करवाऊंगी वो टॉपिक वाइज करवाऊंगी, जिसमें कि पहला टॉपिक मैंने लिया है जीन पियाजे। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को 7 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को करवाया, जिसमें कि मैं इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा और पेडागोजी वाले सेक्शन मतलब 15 नंबर की मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। और मैंने कहा था कि अगर आप ये 7 प्रैक्टिस सेट कर लेते तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप एक लेवल पर होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर इसको अच्छे से कर ले रहे होंगे। तो जिन लोगों ने अगर किया है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा वो पहले 7 प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोग जो है पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो ट्रिक्स आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है। और उसके बाद जो है अब मैं करवाने वाली हूँ बाल मनोविज्ञान, बाल विकास से जो 15 नंबर आते हैं पहले वो टॉपिक में करवाऊंगी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूँ जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार टॉपिक आता है और इससे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मान के चलते हैं कि इससे 2 क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना वो प्रीवियस ईयर के ही लिए, और 4 सालों का प्रीवियस ईयर्स की मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है, प्रीवियस ईयर का जो 4 सालों का क्वेश्चन है। और साथ में मैंने ऑनलाइन का शायद 2 पेपर लिया है, फरवरी का, एक जनवरी का। ठीक है, दिसंबर 2022 का जो पेपर था जो फरवरी में एक हुआ था और एक जनवरी में, उसका भी इसमें शामिल किया। ऑनलाइन वाले पेपर पूरा नहीं लिए। और इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों को मतलब मैं करवाऊंगी आगे, आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी बेसिक से चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर सकूं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे और करवाइए, तभी मैं जो है आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। देखिए, आप जाएंगे करने तो एक एक पेपर उठाएंगे तब जीन पियाजे के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जीन पियाजे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो एक जगह पर आप लोगों को लाके करवा रही हूँ और समझाते हुए करवाऊंगी, टॉपिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि पूरा बेसिक से चीज़ें क्लियर कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं तो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सब तो रही बातें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो इनके बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। कहने का मतलब कोई एक चीज़ सही होगी और बाकी सब गलत होगी। ठीक है, तो क्या पहला है, बच्चों में सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो है 4 चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, तो इन्होंने बोला कि सांस्कृतिक आधार के अनुसार जो है इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, हर बच्चे को जो उन चरणों से गुजरना ही पड़ता है, कैसा भी उनका जो है इन्वायरमेंट हो, कैसा भी सांस्कृतिक आधार हो, लेकिन उनको चरणों को जो है बदला नहीं जा सकता। पहले चरण के बाद दूसरे चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण, मतलब चरणों का क्रम नहीं बदला जा सकता। पियाजे का तर्क है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की बजाय निरंतर होता रहता है। देखिए, चरणों में आगे बढ़ने की बजाय निरंतर होता रहता है, ऐसा नहीं है। किसी भी अवस्था में किसी भी अवस्था में किसी भी बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक बच्चे को प्रत्येक चरण से जो है आगे गुजरना पड़ता है। तो ये भी हमारा जो गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहे हैं कि चरणों में आगे बढ़ने की बजाय निरंतर होता रहता है। तो जो बच्चे का विकास है, जरूरी नहीं कि एक बच्चे का जिस अवस्था में जैसा विकास हो दूसरे बच्चे का भी वैसा विकास हो, लेकिन हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे हैं उनको, हर एक बच्चे को उन सभी चरणों से जो है गुजर कर ही उनका विकास होता है, उन चरणों से गुजरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण दिए, 5 नहीं दिए हैं, 4 दिए हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। बिल्कुल, जो 4 चरण इन्होंने सुझाए हैं ना, जो 4 चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, इनमें से किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। हर एक चरण से बच्चा जो है आगे गुजरते हुए जो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, कहने का मतलब ये चरण स्थिर है, इसको बदला नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक मिनट, जीन पियाजे, ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था जो इन्होंने बताया था वो था संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था। गत्यात्मक अवस्था, इस अवस्था में ये जो अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद जो है उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो अवस्था होती है ये आपकी होती है, ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने बताया है, इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और चौथी जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक
अवस्था, और ये जो है आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट कई बार ऐसे पूछ लेते थे, संवेदी गत्यात्मक अवस्था कौन सी है। ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था का जो ईयर है वो पूछ लेता था, या 0 से 2 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की कौन सी अवस्था है, तो ये पूछता था। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। बस ये याद रखिएगा कि जीन पियाजे की जो है ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है: संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके बारे में जो है मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और वह उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। देखिए, तो इन्होंने संवेदी गामक अवस्था, मूर्त है, ये क्या है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तु अस्थायित्व की योग्यता जो है बच्चों में जो है संवेदी गामक अवस्था में आ जाती है। अब वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये संवेदी गामक अवस्था जो होती है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, और 2 वर्ष के करीब पहुँचते पहुँचते बच्चे के अंदर जो है, बच्चा जो है 1 साल के करीब जो पहुँचता है तो वो अनुकरण करने लगता है। कहने का मतलब है आप जैसे नाटक करेंगे ना, मतलब कि कुछ आप उसके सामने एक्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही एज इट इज़ वो करने की कोशिश करने लगता है, तो अनुकरण करने लगता है। वस्तु अस्थायित्व की योग्यता का विकास हो जाता है। अगर उसके सामने कोई वस्तु है, अगर उसे हटा लेंगे तो उसे पता है कि वो वस्तु है वहाँ पे। ठीक है, मतलब उसके बारे में जो है उसका जो है ये उसके अंदर मतलब विकास हो जाता है, वस्तु अस्थायित्व की योग्यता का विकास हो जाता है। अगर आप कोई वस्तु उसके सामने से पीछे छिपा लेते हैं तो वो पीछे जाकर जो है देखता है। तो इस अवस्था में जो है संवेदी गामक अवस्था में जो है वस्तु अस्थायित्व की योग्यता का इसका विकास हो जाता है। ठीक है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो है अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। अमूर्त 11 से 15, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये जो होती है ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में हम जो है समझ लेते हैं। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो है चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहली अवस्था जो इंद्रियजनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अब यहाँ पे जो बच्चा है ना, वस्तुओं को समझने के लिए, कहने का मतलब जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को समझने के लिए जो है वो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब अपने आँख, कान, हाथ, नाक, इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करके जो है वो चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब उसको जो है कुछ चाहिए तो वो अपने हाथ से दिखाता है, बोल तो सकता नहीं है, तो वो ज्ञानेंद्रियों का जो है प्रयोग करता है। इस अवस्था में बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्देशित मान लो कि अगर किसी स्विच को छू रहा है, मैंने खुद अपने बेबी को देखा है, अगर वो स्विच को डाल रहा है, वो 1 ईयर का है, तो वो उसको जाएगा तो उसे बार बार जो आप हटाएंगे तो बार बार उसी पर उसका ध्यान रहेगा, उसी को जाकर टच करेगा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है। वो ये नहीं समझता कि ये मना कर रहे हैं, तो उसका अपना उसने टारगेट सेट कर लिया और वही चीज़ उसे करना है। ठीक है, अनुकरण करना, इसमें अवस्था में जो है बच्चे आपकी नकल करते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा वो करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास का कोई बच्चा है 2 साल से नीचे नीचे का, आप उससे ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे, उस चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। और जो जो चीज़ें आती हैं ना, मैंने वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है। देखिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था में होता है, इंद्रियजनित गामक अवस्था में। किस अवस्था में बच्चे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है संवेदी गामक अवस्था होती है, इंद्रियजनित गामक अवस्था होती है। इंद्रियजनित गामक और संवेदी गामक दोनों एक ही बात है। देखिए, वस्तु अस्थायित्व का जो है उसके अंदर गुण आ जाता है, तो ये जो है कौन सी अवस्था है, संज्ञानात्मक अवस्था है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वस्तु अस्थायित्व कहने का मतलब कोई भी वस्तु आप बच्चे के सामने से हटा लेते हैं तो उसको ये पता है कि वस्तु है। अगर मान लो हटा के आप उसको अपने पीछे छिपा लेते हैं तो वो आपके पीछे आके देखेगा, ये नहीं कि उसे छोड़ देगा, वो पीछे आके देखेगा। तो इसलिए बोलते हैं इस अवस्था में जो बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। क्वेश्चन लगता है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन है वो भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, किसी भी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। वस्तु अस्थायित्व अभी बताया ना किस चरण में, तो संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। किसी भी वस्तु के अस्तित्व की अवधारणा पियाजे के विकास,
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा ना तो इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। अगर जीन पियाजे का इंद्रजनित गामक अवस्था मतलब संवेदी गामक अवस्था समझ में आ गया होगा तो आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले 4 सालों के क्वेश्चन और ऑनलाइन के 2 पेपर मैंने शामिल किए हैं। पूरे पियाजे का एक ही जगह जो है मैं पूरा आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो अगर आप अपने से प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज मेरे तरीके से करना चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर करें, तो आप जो है मेरे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। बस सपोर्ट करते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन मेन टॉपिक को जो है पहले आप लोगों को कराऊं, जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है? किसी भी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? देखिए, किसकी वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के किस चरण में? अभी हमने पढ़ा संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, ये देखिए प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या अमूर्त अवस्था। तो कौन सी अवस्था होगी? हमने अभी पढ़ा ना, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रियजनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अवस्थाओं का जो एज है ना, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है आपसे यही पूछ लेता है। पहले बहुत ज़्यादा पूछता था, अब तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपना तैयार रखना, क्योंकि आप लोगों को जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 11 से 15, ये 11 से 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? जीन पियाजे ने क्या बोला है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, वयस्क के व्यवहार का अवलोकन करना, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्गलन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले इससे समझ लीजिए कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा है। कहने का मतलब है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। बच्चे अपने खोज का निर्माण जो है, खोज का निर्माण क्या करते हैं? वो स्वयं करते हैं। अपने निर्माण के द्वारा जो है, अपने खोज के द्वारा जो है वो लर्निंग प्राप्त करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है, ये आंसर करेक्ट होगा कि बच्चा जो है अपने पर्यावरण में रह के वहाँ पे खोजबीन करके जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो खुद सीखता है। इसीलिए जो उन्होंने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करके नहीं, ना ही ईश्वरीय ज्ञान, शिक्षकों माता पिता के पुनर्वलन का। इससे सबसे बेस्ट जो आंसर है जो जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा जो है पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन करके जो है अपने ज्ञान, अपने अर्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को जो है सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, और उनके सामने जो है परिस्थितियां अगर दे दिया जाए तो वो खुद जो है खोजबीन के द्वारा जो है अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करता है कौन? बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को स्वयं अपने उसके बारे में अपना जो है अर्थ का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये जो है जीन पियाजे ने कहा है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, स्किनर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8 की बात की जा रही है। एक मिनट देखिए, 6 to 8 तो हमने क्या पढ़ा था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कब से 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सही बात है। अगर जीन पियाजे की बात करें तो वो कहते थे कि बच्चों के सामने समस्याएं प्रस्तुत करना जिससे कि वो अपने खोज करें, अपने ज्ञान का निर्माण करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे शिक्षक की बात करें, 6 to 8 के शिक्षक मतलब जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, तो कहने वाले 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक, जिनकी मतलब इस अवस्था के एज के बच्चों का विकास कितना होगा उसके आधार पे हमें जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। केवल आ गया तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित आ गया तो ये ऑप्शन वैसे ही। देखिए, कुछ चीज़ें अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा ना तो आप जो है कट करके जो है एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन केवल बस मूर्त सामग्रियों का नहीं।
तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ए बचता है और ये क्यों सही है ये मैं आप बताती हूँ। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता, क्योंकि 6 to 8 के बच्चे जो है ना, ये क्योंकि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उनको परिस्थितियां प्रस्तुत करना, ऐसी समस्याएं उनको देना जिससे कि वो तर्क वितर्क करें और अपने अपने ज्ञान की खोज करें, ठीक है, अपने समाधान तक पहुँचे। तो इसके लिए जो है जो अध्यापिका है, मतलब शिक्षक है, उसको क्या करनी चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क के आधार पर समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बच्चे कर लेंगे। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज हिट लाइक बटन, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लीजिए ये दूसरा जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, ठीक है। जीववाद की धारणा, देखिए इससे रिलेटेड मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं शामिल किए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा दूंगी ना कि आप अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेंगे, और आने वाले टाइम में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। जीववाद की धारणा जो सेकंड वीडियो आएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं जो है आगे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग वो भी बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में जो जीववाद की धारणा बच्चों में होती है, कहने का मतलब जीववाद की धारणा का मतलब क्या हुआ, इस अवस्था में बच्चा जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए व्यवहार करते हैं, उसी तरह से बच्चे जो है ना, अगर उनका टॉय है तो उसके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या करेगा, नहलाना धुलाना खाना खिलाना, तो बच्चे अगर वो टॉय से खेल रहा है, मतलब उस गुड़िया से खेल रहा है, कोई भी लड़की है गुड़िया से खेल रही है, तो उसको लगेगा कि इसको भी नहलाना है, इसको भी भूख लगती है, तो उसे जीववाद की धारणा का जो है उसके अंदर विकास नहीं होता है। वो निर्जीव वस्तु को भी क्या सोचती है, सजीव है, उसमें जान है। तो जीववाद की धारणा जो है किस में पाई जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 4 वर्ष की अवस्था, मतलब इसके बाद धीरे धीरे जो है ये अवस्था के अंत तक जाते जाते 7-8 साल में जो है क्लियर हो जाता है, लेकिन जीववाद की धारणा जो है इसी अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आत्मकेंद्रिता का गुण, इस अवस्था में बच्चा सोचता है, आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है बच्चे के अंदर। कहने का मतलब बच्चा जो सोचता है कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो उसी का है, वो अपने चीज़ों को लेकर आत्मकेंद्रीय रहता है, मतलब कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सोचता है कि अगर कोई खिलौना है तो वो सिर्फ मेरा ही है, इसे और कोई नहीं ले सकता है, ये मेरे मम्मी पापा है, इसे ये किसी और के नहीं है, ठीक है। इस टाइप के गुण जो है बच्चों के अंदर रहते हैं। सोच विचार में केंद्रीकरण, सोच विचार में केंद्रीकरण कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को लेकर एक पूरे प्रोस्पेक्टिव को नहीं, मतलब कि एक ही तरीके को देखता है, एक ही पार्ट को वो देख पाता है। अगर मान लो उसे परछाई दिख रही है तो वो उसको ये पता है कि वे परछाई है, ये कहाँ से कैसे क्यों आई उसके बारे में नहीं। तो सोच विचार में जो है उसके केंद्रीकरण पाया जाता है, उसके मतलब कि एक ही तरफ जो है एक ही चीज़ को लेकर वो सोच पाता है, वो पूरे मतलब चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आता उसे। तो सोच विचार में केंद्रीकरण किस अवस्था में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अहम भाव, स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना, कहने का मतलब है जो बच्चा कह रहा है वही सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सही है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार बच्चे बोलते हैं कि टीचर ने बताया कि ये सही है, मम्मी अगर कुछ और बोले नहीं नहीं आप गलत हो, मैम ही सही है। तो वो स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है, उसे और कुछ भी नहीं पता, जो उसने कह दिया वही सही है, ठीक है। बच्चे में पलटाववादी गुणों का अभाव पाया जाता है। पलटाववादी गुण क्या होता है, जैसे अगर बच्चे को बताया जाता है कि 2 × 4 8 होता है, तो अब यहाँ पे बच्चे को अगर आप बोलोगे कि 4 × 2 क्या होता है तो वो नहीं समझ में आएगा, तो इसका जो है अभाव पाया जाता है। विकेंद्रीकरण और विलोमिता का अभाव, यहाँ पे विकेंद्रीकरण और विलोमिता का अभाव कहने का मतलब है कि अगर बच्चे के पास मतलब एक गिलास है, ये पानी भरा हुआ है, और यही पानी जो है यहाँ पे अगर बकेट है और उसके अंदर जो है ये पानी इतना है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि सबसे ज़्यादा पानी किस में है, गिलास में, क्योंकि ये भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है बच्चे को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है, वो विलोम्यता का क्या होता है, उसे अभाव पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, मैं एक एक करके इस अवस्थाओं को आप लोगों को समझाऊंगी और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। आपका सजेशन पर ही मैं ये करूँगी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक काल,
में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन तो ये तो आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है, ठीक है, अमूर्त चिंतन तो हो ही नहीं सकता। अभी कल्पनात्मक और निष्कर्ष चिंतन ये भी नहीं होगा। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, बिल्कुल। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभी हमने समझा ना, बच्चा आत्म केंद्रित होता है, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड होता है। और एक बताया था कि बच्चा जो है अपने ही बातों को जो है वैल्यू देता है, वो दूसरे की चीज़ों को नहीं समझता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चा लक्ष्य उद्देशिष्ट व्यवहार की योग्यता पाई जाती है। बच्चे में आत्म केंद्रिता का जो है गुण पाया जाता है। बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है आते हैं इसी टाइप से, जो मैंने हर चीज़ को जो है पॉइंट में आप लोगों के लिए बना दिया है। मूर्त अवस्थाओं के संदर्भ में जो है बच्चे चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में, अब मूर्त वस्तुएं जो उनके सामने दिखाई देती हैं, कहने का मतलब है अगर बच्चे के सामने वो चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, सामने दिखाई दे, तो वो जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके बारे में जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संख्याओं का बोध हो जाता है, इस टाइम में बच्चे जो है सीख जाते हैं, नंबर्स का ज्ञान हो जाता है। वर्गीकरण करना सीख जाता है, छोटा बड़ा या उसको काउंटिंग लगाना, मतलब कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, या वस्तुओं को कौन सी छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, लंबा मोटा, ये चौड़ाई लंबाई, इन सब का जो है बच्चों का ज्ञान हो जाता है। इसके आधार पर जो है वर्गीकरण करना वो सीख जाता है। चिंतन व तर्क में जो है क्रमबद्धता आ जाती है, ठीक है। चिंतन या कोई भी चीज़ों वस्तुओं को लेकर तर्क वितर्क कर रहा है तो उसके चीज़ों में जो है एक क्रमबद्धता आ जाती है, देखने को मिलती है। वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है। संख्याओं का बोध हो जाता है। चिंतन में पलटावादी गुणों, जो हमने अभी बताया ना, पलटावादी गुणों का अभाव पाया जाता है, ठीक है, तो उसका विकास हो जाता है। अगर बच्चे को बताया जा रहा है कि 2 × 4 इक्वल 8 होता है, ठीक है, 2 × 4 = 8 होता है, तो इससे अगर पूछोगे 4 × 2 क्या होता है तो वो बता लेगा। तो इस टाइम पे जो है बच्चे के अंदर पलटावादी गुणों का विकास हो जाता है। विलोमिता के गुण का विकास हो जाता है। संरक्षण गुणों का विकास हो जाता है, मतलब बच्चे को लंबाई चौड़ाई, तरल ठोस वस्तुओं, इन सब का जो है एक ज्ञान हो जाता है, इसे समझने लगता है। तो संरक्षण गुणों का जो विकास आता है, इस पर जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। भाषा में विचार की योग्यता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है, भाषा का भी विकास हो जाता है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? अब संरक्षण के प्रत्यय कुछ अभी बताया ना, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन, देखो वन जीवन के संरक्षण की तो बात ही नहीं कर रहा है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। परिकल्पना पर विधिवत प्रशिक्षण पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता नहीं। जो इसमें बताया है संरक्षण की दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना और महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास की क्षमता, लंबाई चौड़ाई, इन सब का जो है बच्चे को ज्ञान हो जाता है। छोटा तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, इनके बारे में जो है इन सब गुणों का जो है विकास हो जाता है। तो दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता का बच्चे के अंदर जो है विकास हो जाता है। संरक्षण का मतलब ये होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश जो बच्चे हैं किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो कौन सी अवस्था में कि बच्चों को समझ में आ जाता है कि कौन सा बीता हुआ समय है, आज का समय है या आने वाले समय में, ये कब से? तो ये जो अवस्था आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मतलब 7 साल के बाद ही विकास होता है। तो कौन सी अवस्था है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा को समझ ही नहीं होता, क्योंकि ये तो इंद्रियों के माध्यम से ये सब कुछ चल रहा होता है यहाँ पर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये वही अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चे को जो है इन सब चीज़ों का जो है ज्ञान हो जाता है कि बीता हुआ समय, वर्तमान, भविष्य क्या है, इन सब चीज़ों को समझ में आ जाता है कि पहले क्या हुआ था, ये कौन सा समय है और आने वाले टाइम में क्या होगा। ये सब चीज़ें जो है उसे क्लियर होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर लेते हैं? देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर लेते हैं? मानसिक रूप से संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो बच्चे जो है मानसिक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देते हैं कौन सी अवस्था में? यहाँ पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है सोचने समझने लगते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखते हैं, और ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। जो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बच्चों का चिंतन होता है वो अमूर्त चिंतन का जो है विकास हो गया होता है। मतलब कोई भी वस्तु उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई अगर नहीं देती है तो भी उसके बारे में जो है वो चिंतन कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे के भाषा और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास जो है अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। कहने मतलब भाषा और अभिव्यक्ति का विकास जो है हो चुका होता है। चिंतन में एक क्रमबद्धता आ जाती है। अभिसारी तथा सृजनात्मक चिंतन करने लगता है। अभिसारी चिंतन कहने का मतलब बच्चे जो है किसी भी एक चीज़ में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सोच सकता है। सृजनात्मक मतलब कि उसकी सोच में जो है एक नवीनता भी हो सकती है। ठीक है। निगनात्मक तर्क देने लगता है। ठीक है। निगनात्मक तर्क मतलब नियम, फिर उसके बाद जो है उसके उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर बोला जाता है ना, तो बच्चे के अंदर जो है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जो है अपने जो है उदाहरण देना, इस चीज़ का जो है विकास हो जाता है। अवलोकन क्षमता का विकास, तर्क क्षमता, कल्पना, प्रयोग, इन सब चीज़ों का जो है बच्चे के अंदर जो है विकास हो चुका होता है। किसी भी चीज़ को सुनकर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का जो है क्या है, विकास हो चुका होता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड ये फैक्ट थे जिस पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अभी मैंने बताया ना, निगनात्मक तर्क जिसके अंतर जो है बच्चा नियम बताता है, फिर उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। अभी हमने पढ़ा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो इस चीज़ का विकास ही नहीं हुआ होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जो है किसी भी वस्तु के बारे में तभी सोच सकता है जब उसके सामने जो है मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, तभी वो चिंतन कर पाता है। संवेदी गामक अवस्था तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है यहाँ पे समझ पाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो ये सब तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो है 12th क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए, ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, तो कौन सी अवस्था होती है। अमूर्त से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी होगी, मूर्त वाली तो होगी नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल, संवेदी गामक हो ही नहीं सकती, पूर्व संक्रियात्मक हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सीधे सीधे मिल जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के सीधे क्वेश्चंस भी होते हैं। अच्छा, एक क्लास मैं इसकी लूँगी जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कितना इजीली जो है इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जीन पियाजे के। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, पहले इसको जो है पहले टॉपिक वाइज जो है क्लियर कर लेंगे, जब एग्जाम के पास आएंगे तो उसको मैं जो है करवा दूंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं सही अर्थ निकालने को व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं मतलब अनुभवों से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा, पियाजे के अनुसार, ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसे जो है इस स्कीमा होगा। स्कीमा कहने का मतलब कि बच्चा जो स्कीमा है इसमें हम अपने अनुभव के अनुसार हमेशा जो है चीज़ों को जो है क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, अपने दिमाग में जो है बैठाते जाते हैं। मतलब स्कीमा क्या होती है, सूचनाओं का जो है क्या है, संग्रह है। तो बच्चा जो है अपने अनुभव से सही अर्थ कब निकाल पाता है, क्योंकि जब वो अपने स्कीमा में अपने समय के अनुसार जो चीज़ों का, सूचनाओं का संग्रह किया होता है, तो उसके आधार पर जो है वो एक सही अर्थ तक पहुंच पाता है कि क्या सही है क्या गलत। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभवों से सही अर्थ निकालने की जो व्यवस्थित तरीके को क्या कहा गया है, वो है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, ये सूचनाओं का संग्रह है। हमेशा बच्चा जो है इसके अपने दिमाग में जो है सूचनाओं को क्या करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 क्या है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, जो औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, औपचारिक कौन सा अवस्था है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था। अब इसमें देखिए कौन कौन सा है। अनुकरण प्रारंभ, देखो ये तो होगा ही नहीं। अनुकरण कौन सी अवस्था में बच्चा करता है, 0 से 2 वर्ष, मतलब संवेदी गामक अवस्था, जो इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। कल्पना परक तो खेल, कल्पना परक खेल भी नहीं। तो यहाँ पे कल्पना परक खेल तो ठीक है, लेकिन अनुकरण जो करना है ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, शैशवावस्था में सॉरी, हाँ देखते हैं। शैशवावस्था जो है
तर्क का अनुप्रयोग, तर्क के आधार पर बच्चा क्या शैशव 0 से 2 वर्ष में जो है बच्चा तर्क के आधार पर सोच सकता है, अनुमान लगाने में सक्षम होता है? नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा निगनात्मक विचार करने लगता है, तो ये क्या सही है? इस अवस्था में बच्चा जो है निगनात्मक विचार कर पाता है। और नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक में क्या है? संरक्षण होगा ये, संरक्षण, संरक्षण एवं वर्गीकरण करने के योग्य। तो आप ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगनात्मक विचार किस में आता है? ये जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में आता है निगनात्मक विचार। तो ये कौन सी अवस्था होती है निगनात्मक विचार वाली? तो ये होती है हमारी औपचारिक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, अमूर्त भी बोलते हैं और औपचारिक भी बोलते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और वर्गीकरण करने के योग्य, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी क्यों गलत है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसके अंदर देखते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, एक मिनट, परिकल्पित निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, परिकल्पित निगनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, और क्या पूछा? पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक की बात किया है। ठीक है, तो निगनात्मक तर्क तो किस में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और ये अवस्था होती है 11 से 15, तो ये तो होगा नहीं। संरक्षण, कक्षा समावेशन, ठीक है, स्थगित अनुकरण, अनुकरण करना आ गया, तो ये तो हमारा जो है इंद्रजनित गावक अवस्था में। प्रतीकात्मक खेल विचार, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर संरक्षण, कक्षा समावेशन जो है विचार होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया क्योंकि ये टॉपिक मुझे समझाना था। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गए क्योंकि ये मैंने बाद में किया था। चलो पहले समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? देखो, जो स्कीमा होता है इसमें सूचनाओं का संग्रह करना। कहने का मतलब कि हमें जो भी चीज़ें सूचनाएं मिलती है उसको हम अपने दिमाग में फिट करते चले जाते हैं, लेकिन हर एक सूचना को जो है एक अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हमें पानी के बारे में पता चला, तो पानी को हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि पानी एक लिक्विड होता है, लेकिन उसके बाद जो है दूध दिखा, तो दूध भी तो लिक्विड होता है, लेकिन उसको क्या देखा कि सफ़ेद होता है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को एक अलग कैटेगरी में रखा। तो इस तरह से स्कीमा बोला जाता है सूचनाओं का संग्रह है, लेकिन जैसे जैसे जो ये सूचनाएं हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं, फिर हम अनुभवों के आधार पर जो है आगे निर्णय लेते हैं। तो स्कीमा जो होता है ये सूचनाओं का संग्रह, और हर सूचना को जो है हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद करती हूँ स्कीमा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं भी खुद करवाऊंगी। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। कहने का मतलब जैसे आप ठंडे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनते हैं, गर्म एरिया में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ें बदलते हैं, बदलाव लाते हैं। यही बोल रहा है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को उसके अनुकूलन ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक समावेशन और एक जो है आपका समायोजन। समावेशन क्या होता है? जिसमें पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना। मतलब आपके पास दिमाग में कोई एक जानकारी है, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें ये पता चला कि एक हमने बर्ड देखा, वो आसमान में उड़ रही है, तो ये क्या बताया गया कि चिड़िया, एक बच्चे को हमने बताया वो चिड़िया है। ठीक है, उसके पास ये जानकारी मिली। फिर एक बार अगले दिन जो है एक पतंग उड़ रही थी, तो पतंग को भी बताया कि ये देखो ये पतंग उड़ रही है। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये चिड़िया है, क्योंकि वो आसमान में उड़ रही है, तो उसको लगता है वो चिड़िया है। तो उसको जानकारी दिया गया कि नहीं, ये जो है क्या है? पतंग है, ये भी आसमान में इसे भी उड़ाते हैं। तो उसने पुरानी जानकारी को भी अपने दिमाग में रख लिया और नई जानकारी को भी रख लिया, लेकिन उसमें उसे अभी ये क्लियर नहीं है, उसको ये नहीं कि पतंग है, ये पतंग भी उसमें उड़ेगा, मतलब आसमान में उड़ सकता है, और चिड़िया भी आसमान में उड़ती है। तो इन दोनों को क्लियर नहीं है उसको। ठीक है, संशोधन नहीं कर रहा, बस उस दोनों ही जानकारी को अपने दिमाग में उसने रख लिया। ये क्या कहलाता है? समावेशन, मतलब समायोजित कर लिया। लेकिन समायोजन क्या होता है? जो पुरानी जानकारी मतलब उसको बताया गया कि चिड़िया है, उड़ती है, फिर उसके बाद बताया गया कि पतंग है, तो उसको जो है इस चीज़ को जो है उसको वो संशोधन कर लेता है कि चिड़िया की जगह पे मतलब कि पतंग भी जो है आसमान में उड़ सकती है। तो वही बताया गया कि समायोजन में नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी का गलत होना। ठीक है, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी का गलत होना। कहने का मतलब है कि अगर पतंग उड़ रहा है, मान लो बताया गया पतंग उड़ता है, और फिर उसके बाद चिड़िया उड़ती है, तो बच्चे को लगेगा कि पतंग, तो उसको ये बताया गया कि नहीं, ये जो है अलग चीज़ है, पतंग अलग है,
चिड़िया अलग है, फिर उस जानकारी को वो नए तरीके से व्यवस्थित करता है। तो मतलब संशोधन करना, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कुत्ता और बिल्ली। कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर बताया जाता है कि कुत्ता जो है 4 पैर होते हैं, तो बिल्ली को देखता है तो उसके भी 4 पैर होते हैं, उसको भी वही लगेगा कि ये भी हो सकता है कुत्ता। तो उसको बताया जाता है कि नहीं, कुत्ता की आवाज़ के अकॉर्डिंग उसको बताया, फिर उसको जो है क्लियर कैसे किया जाता है कि कुत्ता देखो ऐसे भौंकता है, बिल्ली ऐसे भौंकती है। कुत्ता 4 पैरों पे जरूर चलता है, लेकिन उसका कलर ये हो सकता है, बिल्ली ऐसे बोलती है, म्याऊं बोलती है, कुत्ता भौंकता है। तो उसके अंदर जो अंतर होता है उसको समझाया जाता है। तो बच्चे जो है उसकी जानकारी को अपनी जो है क्या कर लेता है, उसको नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में जो है संशोधन कर लेता है, उसको जो है अपने नए तरीके से अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेता है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या कहा जाता है, समायोजन। साम्यधारण क्या होता है, इसके द्वारा जो बच्चे जो है समावेशन और समायोजन के बीच जो है एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, साम्यधारण, इक्विलिब्रियम, संतुलीकरण। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या है, हाँ, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण जो है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाते हुए नवीन जानकारी में संशोधन व नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी की योजनाओं में संशोधन। यहाँ पे संशोधन आ गया तो इससे समझ जाइएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है ये दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसे, समायोजन अनुकूलन नहीं, समावेशन अनुकूलन, साम्यधारण संशोधन या समावेशन समायोजन। देखिए मैंने यही बताया था ना कि पुरानी जानकारी आपको कोई जानकारी दिया गया, फिर उसके बाद एक नई जानकारी आपको दी जाती है, तो उसके अंदर समावेश कर लेते हैं। लेकिन समायोजन क्या होता है, जब उसमें संशोधन करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि आपको बताया गया कि ये कुत्ता है, 4 पैरों वाला जो है ये कौन सा जानवर है, कुत्ता है, फिर बिल्ली दिखाई देती है तो उसको भी आप कुत्ता समझते हैं, लेकिन आपको बताया जाता है कि नहीं, देखो कुत्ता भौंकता है ऐसे और बिल्ली जो है म्याऊं बोलती है। तो इन दोनों के अंदर जो उसकी आवाज़ के द्वारा जो है उसके अंतर को क्लियर किया गया। तो बच्चा जो है पुरानी जानकारी में जो है अपने क्या करता है, संशोधन कर देता है। ठीक है, नवी जो नई जानकारी मिलती है उसमें बदलाव आ जाता है। तो पहला जो बात है जो अपनी दिमाग में उसने बैठाया वो समावेशन होता है, दूसरा जो है समायोजन जो कि संशोधन कर लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो डी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में, एक मिनट वेट, हाँ पेन ले लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है, चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को, सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या अवधारणाएं। तो जो जीन पियाजे ने जो बताया है कि जो चिंतन की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको किस रूप में जाना जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सहज क्रियाएं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सहज क्रियाएं। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशन। देखिए हमारे अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण। तो यहाँ पर जो है अपने अनुभव को लगातार अपने दिमाग में बैठाते जा रहे हैं, उसमें संशोधन नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाता है, समावेशन। तो ये जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक नहीं भी क्लियर हुआ हो तो उसको भी बोल सकते हैं, मैं दोबारा से उस टॉपिक पे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। क्योंकि मेन है कि इस टॉपिक से जो है आपके हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। पूरे 2 मार्क्स ये जो है कैरी करता है सीटेट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोगों का सजेशन हो वो भी दे सकते हैं, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, समझ में आया होगा। और अगर लगता है कि यूज़फुल है तो और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जो है इससे और लोगों को हेल्प मिल सके, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, साथ में जो है एक मैं टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑल दी बेस्ट।